नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे मौके पर दूरदर्शन प्रधानमंत्री के सभी मंत्रियों के साथ एक संवाद स्थापित कर रहा है, उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि इस पहले साल के दौरान, जो कि एक बड़ा मुकाम है, उनके मंत्रालयों की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अभी भी चुनौतियां क्या हैं। और ऐसे मंत्रालयों की एक कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं ऐसे मंत्रालय के एक कर्ता धर्ता के साथ, जिसका काफ़ी चुनौती भरा काम रहा है, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में यही देखा गया कि कई फैसले कुछ कारणों की वजह से पड़े रहे और एक तरह से फाइलें धूल चाटती रहीं। और जब उन्होंने कमान संभाली उसके बाद उनको कई फैसले काफ़ी तेज़ी से लेने पड़े और फिर एक मुकाम आया है कि अब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ काम मंत्रालय का आगे बढ़ा। हम बात करें रक्षा मंत्रालय का, हमारे साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्रिकर साहब, क्या यही सबसे बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे अपनी सरकार की, अपने इस कार्यकाल की रक्षा मंत्रालय की, कि तकरीबन 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स क्लियर किए गए हैं, 1 लाख करोड़ कहा जा रहा है इस एक साल के कार्यकाल में, जो कि कई सालों से लंबित पड़े थे? मुझे लगता है 1,30,40,000 तक 30-40 हज़ार हो गए निर्णय होंगे, लेकिन उसमें से सभी क्या ऑर्डर स्टेज तक आए ऐसे लेकिन नहीं है, लेकिन जो स्थगित हुए थे जी, कुछ ना कुछ कारण के लिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद उसको गति प्राप्त हो गई और अभी तो हम लोगों ने उसको स्पीड पकड़ा है। और ऐसे निर्णय जो देश के हित में थे, ऐसे सभी निर्णय प्रायोरिटाइज करके उसके ऊपर डिसीजन आ रहे हैं। इसमें असले का मामला भी शामिल है, एमिनेशन का, जिसके ऊपर सीएजी रिपोर्ट आई थी और उसके बाद आपने स्पष्टीकरण दिया कि जिस तरह की चिंताजनक स्थिति 2013 में थी कि कुछ असलों के मामलों में तकरीबन 50% 10 दिन तक लड़ाई करने की भी एक तरह से क्षमता नहीं रह गई थी, वो अब स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा है कि 125 आइटम्स आउट ऑफ 170 में से 10 दिनों के ब्रैकेट में आ गए थे। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ, उसमें से 125 में से अभी केवल 66 बचे। तो एक बरस में हम लोगों ने आधे जो क्रिटिकल लेवल पे थे उसको नॉर्मल लेवल पे लाया। एकदम अच्छा लेवल में लाने में थोड़ा और देर लगेगी, लेकिन अगर रुपयों के कीमत से बोलूँ तो केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एमिनेशन की जो प्रोडक्शन हुई है वो 18% ज़्यादा है इस बरस। अच्छा। प्लस इंपोर्ट के थोड़े आइटम थे, उसकी भी प्रक्रिया चालू हो गई। तो आम आदमी की समझ में अगर आप बता सकें कि पहले अगर 10 दिन तक लड़ने की स्थिति रह गई थी, तो अब कितने दिन तक, अगर नौबत आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नौबत आई तो कितने दिन तक जंग हो सकती है? एक चीज़ हम लोगों ने समझनी चाहिए कि वो 40 दिन का जो है जी, वो एक मोरलेस फिगर है। हर एक चीज़ में 40 दिन की ज़रूरत होती है, ऐसी नहीं। अगर कोई आर्म्स एंड एमिनेशन अगर देश में बन रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बन रहा है, तो वो 40 दिन स्टॉक में रखने से कुछ मतलब, वो एक तो कहाँ बन रहा है, क्या कीमत है उसकी, बिल्कुल, कितने दिन तक वो ठीक रहता है और स्टोरेज करने की कैपेसिटी क्या है, इसके ऊपर, ये चारों के ऊपर वो दिन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एकदम कंफर्ट आराम से मैं बैठ जाऊँ कल, ऐसी स्थिति नहीं है। उसको और एक बरस उसको आगे तेज़ी से ढकलना पड़ेगा, तो ही बाद में, एक बरस के बाद में मैं कह सकता हूँ कि अभी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बड़ी चिंता थी उससे डेफिनेटली हम लोग बाहर निकले। चलिए, देश एक तरह से काफ़ी उसको एक भरोसा मिलेगा इस जानकारी के साथ। लेकिन अगर आपके ही मंत्रालय की बात करें तो आपने बताया कि इन क्षेत्रों में काफ़ी गति दी गई है, फैसलों को, प्रोजेक्ट्स क्लियर कर गए हैं। आपको कहाँ लगता है कि अभी भी और गति देने की ज़रूरत है, खासकर रक्षा खरीद की जो नीति है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि नई पॉलिसी में क्या क्या होगा? एक मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़, पर्टिकुलरली कैपिटल एक्विजिशन या ऐसी चीज़ें रहती है जहाँ करोड़ रुपयों के व्यवहार होते हैं, वहाँ अगर आज उसको अप्रूवल दे दिया तो 6 महीना, 1 बरस, 1.5 बरस, 2 बरस में उसकी आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। जो हम लोगों ने पूछ दिया
उससे अभी वेरियस शिपयार्ड से वेदर इट इज डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट्स, सबमरीन, एक 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 करके बाहर निकलने लगे। वैसे बाकी कॉर्वेट तो अभी कमीशन हुआ है। हाँ, मतलब एक 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 अगर आप देखें तो करीबन 1 डजन के ऊपर बड़े जहाज बाहर निकले हैं और वहाँ भी 20% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन 2-3 चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। एक, हर एक चीज़ को एक जेस्टेशन पीरियड रहता है जी। मतलब मैं कितना भी चाहूँ लेकिन मैं सबमरीन 6 महीने में नहीं बना सकता हूँ। आज अगर चालू करूँ तो 6-10 साल में, 6 साल में कम से कम कितना फास्ट डिसीजन लिया तो भी लगेगा, वो हिसाब। और दूसरा, तो वही हिसाब डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के साथ भी है कि उसमें भी नहीं, दूसरे साइड से पैसा कितना अवेलेबल जी। तो 2 चीज़ हम लोग करनी चाहिए। एक तो पैसे का सदुपयोग या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द आइटम। कौन सी चीज़ पहले चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा। और पैसा ज़्यादा चले। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको मालूम है, रक्षा सौदे हर बार कंट्रोवर्सी में रहें। जी जी जी। तो मेरी कोशिश है कि what is our rupee capable of buying, it should be able to buy 100% of what is capable और of उसमें buying। पूरी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, पारदर्शिता प्रोसेस में होनी चाहिए, स्पीडियर प्रोसेस होना चाहिए। और मुझे लगता है कई सौदों में हम लोग आने वाले दिनों में और भी कीमत कर सकते हैं। और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम ये हमारा, उसको गति अभी देनी चालू हो गई। उसका वो भी एक तरह से आने में 1 बरस 1.5 बरस लगेगा। रक्षा खरीद नीति का ही हिस्सा है और उसको ही लेके ये भी कहा जा रहा है क्योंकि मेक इन इंडिया का कंपोनेंट उसमें लेकर आना है, इसलिए कुछ समय भी लग रहा है उसमें, क्योंकि तय करना है कि किस तरह की, अगर मेक इन इंडिया हो रहा है तो किस तरह का मेक इन इंडिया हो रहा है, किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या ऐसी कंपनी को सर्वोपरि रखना चाहिए जो कि भारतीय कंपनी हो, जिसकी तकनीक भी भारतीय हो और प्रोडक्ट भी भारतीय हो? क्या ये कंपोनेंट होगा मेक इन इंडिया में जब प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बाहर आएगी? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। डीपीपी जो है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसमें इतनी गलतियां हैं और इतना कंफ्यूजन है 2013 की, कई चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है जी। डेफिनेशंस नहीं है पूरे। व्हाट इज मेक इन इंडिया मतलब क्या है? मेक इन इंडिया मतलब 30% बाय इंडिया, 30% इंडिजिनस है और बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया 50% है। तो उसमें कई कंफ्यूजन, सम टर्म्स जो है उसको बराबर डेफिनेशन नहीं दिया गया है। सो डीपीपी नहीं बनाते समय ये मेक इन इंडिया, मेक, एक्सपोर्ट पॉलिसी और ऑफसेट का भी इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हो रहा है। ऑफसेट का भी बराबर इस्तेमाल। और एक बार ऑफसेट आप समझा भी दीजिए क्योंकि ये काफी पेचीदा सा इशू है, हमारे व्यूअर्स भी समझ जाए ऑफसेट होता क्या है। अगर उसको एकदम सिंपलिस्टिक, इसमें उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपलिस्टिक इसमें मैं अगर बता दूं तो इतना ही है। अगर मैं 100 रुपये का खरीदारी दूसरे देश से कर रहा हूं, बिल्कुल ये सिंपलिस्टिक है, टू सिंपलिस्टिक, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो समझो 30% ऑफसेट है, तो 100 रुपये का माल अगर खरीद रहा हूँ तो 30 रुपये का माल वो देश में, वो कंपनी ने भारत से खरीदना चाहिए। दैट मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ इम्पोर्ट 30 रुपये का एक्सपोर्ट हम लोगों ने करना चाहिए। अभी वो एक्सपोर्ट 30 रुपये का केवल एक्सपोर्ट है या उसमें सर्विस इंक्लूड हो सकती है क्या? अच्छा। तो आईटी प्रोडक्ट्स भी उसमें थे, लेकिन बाद में ये ध्यान में आ गया वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मामले में कि आईटी प्रोडक्ट्स के नाम के ऊपर कई भ्रष्टाचार हुए। मतलब एक्चुअली कुछ और एस्केलेट करके कॉस्ट लगा दी थी। वो गिनना बहुत मुश्किल है, उसकी वैल्यू करना बहुत मुश्किल रहता है। प्रोग्राम आप 100 रुपये का है या 100 करोड़ का है बोल नहीं सकते। तो वो माध्यम से किकबैक चालू हो गया, तो सर्विस बाद में हटा दी गई, वो वापस लानी है, उसके लिए सेफगार्ड रखने और भी होते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी उसमें आ सकता है, या यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें वो भी आ सकता है, यहाँ कोई कंपनी डेवलप करे और जो बाहर उनको सप्लाई करे, ये आता है। लेकिन इन नटशेल समझने के लिए 100 रुपये का इंपोर्ट किया तो 30 रुपये का एक्सपोर्ट होना चाहिए डिफेंस हाईटेक आइटम में। लेकिन वही प्राथमिकता की बात अगर मैं आपसे एक बार फिर पूछूं कि अगर कोई कंपनी भारतीय कंपनी है, भारत की ही तकनीक उसकी विकसित की गई है और भारत में ही वो अपना पूरा प्रोडक्ट बनाती है, उसकी हर पुर्जा भारतीय है,
उसको क्या सर्वोपरि रखा जाएगा अगर टेंडर होता है और 8 कंपनियां हैं जिसमें एक कंपनी ऐसी है और बाकी कुछ आने वाले मिली दिनों जुली में मैं इतना ही चीज़ बोल सकता हूँ कि ये डीपीपी का हम लोगों ने एक कमेटी लगा दी है, वो उसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं। मुझे जी, लगता है एक और 8-10 हफ्ते में उसका फाइनल ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट। उसमें अगर कोई कंपनी 100% इंडियन पार्ट से इंडियन प्रोडक्ट कर रही है तो वो कभी इंपोर्ट नहीं होगा। ओके, तो वो इंडिया में बनेगा, लेकिन 100% करना इतना इजी नहीं है। सिंपल आइटम छोड़ के बाकी कॉम्प्लेक्स आइटम सिमुलेटर्स हैं, नहीं सिमुलेटर भी है, उसमें इंपोर्टेड आईटी कंपोनेंट रहते हैं, हार्डवेयर थोड़ा इंपोर्टेड रहता है। सो 100% इंडियन नहीं होता है, वही चैलेंज है, चुनौती वही है। 75-80-85% तक अगर गए। अभी ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री बोर्ड है, वो 85% इंडिजिनस है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को प्रमोट करना मतलब ये एक मेक इन इंडिया उसको प्रमोट करना है, लेकिन हम केवल उसके ऊपर रुके नहीं। देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी विच मे नॉट बी अवेलेबल, हमारे पास नहीं होगी। तो हमारा कहना है कि कोई भी बाहर की कंपनी अगर वो टेक्नोलॉजी लाके भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग करें तो वी आर रेडी टू अलाउ देम 49% इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वो लोगों ने अभी परसों एक डिसीजन लिया गया है कि एयरबस वालों को यहाँ, मतलब अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, अप्रूवल दिया गया है कि आगे बढ़ो करके। तो वो लोग प्रपोजल दे रहे कि 14 एयरक्राफ्ट एक रेडीमेड कंडीशन और बाकी 42 एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में बनाएंगे। तो इससे एक इंडियन कंपनी के साथ बनाएंगे, एरो इकोसिस्टम तैयार हो जाए। इंडियन कंपनी के साथ बनाएंगे, भारत में बनाएंगे, जिसका मिनिमम 50% और जैसे आगे बढ़ते हैं वैसा ज़्यादा परसेंटेज भारतीय पुर्जे रहेंगे। तो वो मेक इन इंडिया हो गया जी। आप अगर वो चालू करें तो करीबन 5-10 हज़ार लोगों को काम धंधा मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर अगर अब 3 से लेके 5 बरस में अगर हम 80% तक मेक इन इंडिया कर सके तो करीबन 5 से लेके 10 लाख लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट। दैट विल बी लाइक मैजिक, वो तो जादू होगा सर। नहीं कर लूँगा, मैं गारंटी देता हूँ कर लूँगा। और मोदी जी का जो इसमें डायरेक्शन है, मोदी जी ने जो कहा है वो 100% परफेक्ट है। वो आगे बढ़ाना, इसके लिए पिछले 4-5 महीनों में बहुत कोशिश की है और कई जगह में निर्णय के नज़दीक हम लोग आए हैं। फाइनल निर्णय एक कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद कर लेंगे, लेकिन कई डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं। एक्सपोर्ट इजी हो गया, एक्सपोर्ट में अभी डायरेक्ट ऑनलाइन हो सकता है, तो एक्सपोर्ट इजी हो गया। इंपोर्ट का भी और जो डीएससी डिसीजन आप बोल रहे हैं उसमें करीबन 80-85% आर डिसीजंस फॉर मेक इन इंडिया। तो भारत में ये सब चीज़ें बनाने की कोशिश हमारी। और ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जब क्लियर हो जाएगी, रक्षा खरीद नीति, तब एफडीआई भी और आना शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी एफडीआई जिस अनुपात में आना चाहिए, जिस तरह से हमने रियायत की है 26 से हम 49 पे आए हैं, और अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आए तो 100% हो सकता है, लेकिन उतना एफडीआई अभी आया नहीं है। क्या इंतज़ार डीपीपी का ही हो रहा है आपको लगता है? देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल इंडस्ट्री बनवानी है तो वो 2 दिन में नहीं बनती है। मैं इंजीनियर हूँ, आईआईटी से सब अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अभ्यास की। तो उसके बाद में जब गोवा में आ गया, खुद की जब फैक्ट्री चालू कर दी, मुझे 3.5 बरस लग गए फैक्ट्री चालू करने में, और छोटी थी, इनफैक्ट टाइनी थी जी। इतनी छोटी फैक्ट्री बनाने में मुझे 3.5 बरस लग गए। बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाने में 3.5 की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास पैसा वैसा रहता है, तो 2-2.5 बरस लगते हैं। लेकिन वो कब आने का सोचेंगे? जब यहाँ की जो वायुमंडल है वो उनको फेवरेबल हो। 49% एफडीआई करना, ये वायुमंडल ठीक करने के लायक है। मतलब उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर करना। दूसरा, वायुमंडल में सबसे अहम डिसीजन होगा कि जब हम उनको शुरू में कम से कम गारंटी दे कि आपसे हम ये आइटम खरीद लेंगे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू प्राइस नेगोशिएशन। ऐसे अभी कामो हेलीकॉप्टर वाले आ रहे, उनको हम लोग 200 हेलीकॉप्टर खरीदी करने की गारंटी दे रहे हैं। मतलब अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो लोगों का प्रपोजल आना है, लेकिन हम लोगों ने उनको अलॉट किया है 200 तक हम लोग खरीद कर सकते हैं। तो वो यहाँ आके बनाए तो हम लोग खरीदते।
अगर उसको गिराई होगी गारंटेड तो ही कोई पैसा लगाएगा। और क्या हमारे दर्शकों को आप ये भरोसा भी दिला सकते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में आप इतना सुनिश्चित कर देंगे कि भारत जो अब सबसे बड़ा इंपोर्टर है दुनिया में आर्म्स का, तमाम असला बारूद और सारे साजो सामान का जो रक्षा में इस्तेमाल होते हैं, वो स्थिति नहीं रही। दिस इज वन प्लेस वेयर आई विल प्रिफर टू गेट अ लोअर रैंक। आप मुझे 1 नंबर बोल रहे हैं, मुझे आनंद होगा अगर मैं 1 से अगले बरस तक 2 पे जाऊं, तो अगले उसके बरस में 3 पे जाऊं। ऐसा करके वो जैसे बाकी कई आइटम्स होते हैं, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिशिया, उसमें जब मैं ढूंढता हूँ भारत का नाम नंबर 15-20 ऐसा दिखाई देता है। यहाँ मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर हमारा नंबर नीचे। चलिए, यही हमारी ख्वाहिश है और हम आगे की चुनौतियों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में तमाम सीमा पर भी चुनौतियां रहती हैं, चाहे वो एक पड़ोसी देश के साथ हो या दूसरे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे रक्षा मंत्री के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खास पेशकश। आपका एक बार फिर स्वागत है इस खास पेशकश में। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के पहले साल की और हमारे साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद हैं। पर्रिकर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो सीमा की बात है, सीमा पर सुरक्षा की जो बात है, उसमें तमाम चुनौतियां आती हैं। जो पाकिस्तान के साथ सीमा है, जो चीन के साथ सीमा है, दोनों ही तरफ यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अब हम इस तरह की धारणा से अलग हट सकते हैं, जिसमें एक समय पर एक रक्षा मंत्री हमारे थे जिन्होंने कहा था कि चीन पोटेंशियली भारत का सबसे बड़ा एक दुश्मन है। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तब तक बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अब ऐसी कोई धारणा नहीं है। हमारी इच्छा है और हमारे प्रधानमंत्री ने जो पिछले 1 बरस में एक पावरफुल इंटरनेशनल एक्सरसाइज की है, और वो चीन की यात्रा भी करके आए हैं, बहुत सक्सेसफुल यात्रा करके आए। कई लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं ध्यान में आती है। प्रधानमंत्री ने पहले बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि भारत के प्रधानमंत्री कोई भी देश में जाए तो उनका रिकॉग्निशन लेवल, मतलब फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हैज़ बिकम वर्ल्ड लीडर, एंड इन दैट प्रोसेस ही हैज़ पुल्ड अप इंडिया टू अ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। इसका महत्व कई लोगों को ध्यान में नहीं आता है। विदाउट probably spending thousands of crores, he has brought India up by number of, और मुझे अगर पूछें कौन से क्षेत्र में 10 में से 10, बिकॉज मैं थोड़ा कंजूस हूँ, मैं मार्क 100 में से 100 नॉर्मली दूंगा नहीं मैं गणित में 100 से 100 मार्क लेता था, लेकिन एक क्षेत्र में वो रिलेशन विथ आवर फ्रेंडली कंट्रीज इंक्लूडिंग नेबरिंग कंट्रीज अगर इम्प्रूव और इंडियाज पोजिशन इन द वर्ल्ड इम्प्रूव करने का बारे में अगर मुझे पूछा जाए तो मैं मोदी जी को 100 में से 100 मार्क ये सब्जेक्ट में दे दूंगा। बिल्कुल, इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं कर पाया था, जिसके कारण देश की एक प्रतिष्ठा ही नहीं तो देश का पोजीशन बढ़ गया। और चाइना की यात्रा देखो, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। तो हमारी इच्छा है कि हमारे नेबर्स हमारे दोस्त बन जाए। बिल्कुल, लेकिन इच्छा और एक्चुअलिटी में एक बेसिक फ़र्क है। वो हमारे दोस्त कब बनेंगे मालूम है? जब हमारी ताकत ऐसी हो जाएगी कि वो हमारी तरफ गलत दृष्टि से देख नहीं पाएंगे। और हमारे केवल दोस्त नेबर्स केवल चाइना और पाकिस्तान है ऐसा नहीं, यहाँ बांग्लादेश है, वहाँ म्यांमार है, नेपाल है, उसमें से कई हमारे दोस्त हैं। बांग्लादेश के साथ अभी डिस्प्यूट ऑन बाउंड्री, इट शुड गो ऑन द रिकॉर्ड। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इनको किसी ने जो व्हाट क्रेडिट दे डिजर्व्ड वाज नॉट इवन गिवन टू देम इन द मीडिया।
अब बांग्लादेश के साथ जो इतने बरसों का लैंड बाउंड्री प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने में यशस्वी पहले बार 50 ऑलमोस्ट 71 और सदन को भी श्रेय मिला। खुद विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी श्रेय दिया सदन को, सबका धन्यवाद भी किया खुद जाकर सदन में। वो तो उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने सबको श्रेय दिया, लेकिन वो जो डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए, ये क्षमता उन्होंने दिखाई। बिल्कुल। तो एक के साथ एक सवाल निपट गया। सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशन हो, किसी को भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग हमारी ताकत बढ़ानी चाहिए, और वो ताकत ऐसी होनी चाहिए कि हमारे कोई भी अगर दुश्मन हो, कहाँ भी हो, किसी रूप में हो, तो उन्हें भारत के तरफ देखने में 10 बार सोचना चाहिए। तो जो एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने की क्षमता रहनी चाहिए, वो एक जो बात चली आ रही है वो बरकरार रहनी चाहिए। लड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्षमता रहनी चाहिए। ऑब्वियसली जब ताकत होती है, गांव में जब पहलवान घूमता है तो उसके साथ कोई झगड़ा नहीं मोल लेता, क्योंकि वो अगर एक थप्पड़ लगाएगा, वो शांत होता है, वो कभी किसी के साथ झगड़ने को नहीं जाता है, लेकिन दूसरा उसके साथ झगड़ने को नहीं जाते, सो उसकी ताकत देख के। सो ऐसी स्थिति में हम लोग जाना चाहिए। एक झटके में हम लोग ये स्थिति में नहीं जाएंगे, लेकिन वी हैव टू इम्प्रूव अवर पोजीशन इन सच ए वे दैट हमारे सब नेबर्स को लगना चाहिए कि इनके साथ अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। और विदेश में आप प्रधानमंत्री के प्रयासों की बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से सबके साथ दोस्ताना संबंधों को और घनिष्ठ करने की कोशिश की, और सबसे ज़्यादा मौका अगर किसे दिया गया है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह की नीति? क्या हर एक बॉलिंग के ऊपर, हर एक बॉल में, हर एक 6 बॉल में 1 ओवर में 6 विकेट लेने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है ना। पॉलिटिक्स ऑल्सो हैज सम सक्सेस, सम नॉट सो गुड सक्सेस। तो लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जो ओवरऑल स्थिति है इंटरनेशनल फोरम पे, उसको इतना ऊंचा लेके गए हैं कि दैट्स व्हाई आई सेड if I have to give mark, and I was impartial judge, I would have given 100 out of 100 in this diplomacy, foreign relations, and thereby creating better, stronger Indian diaspora. So much so that इंग्लैंड के इलेक्शन में क्या हो गया आपको मालूम है कि एक और बार ये सरकार जो मोदी जी की घोषणा थी वो वहाँ के रूलिंग पार्टी ने उठा ली। सो एनआरआई का भी दबदबा बढ़ गया जी। सो अभी हर एक को लगता है कि मैं भारतीय हूँ, या मैं ओरिजिनली आई एम OCI ओरिजिनल से, और एनआरआई फ्रॉम इंडिया, ये बोलने में एक गर्व लगता है बाहर के लोगों को। और जहाँ तक सीमा की सुरक्षा की बात है, आपको लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं? हमने जो भी उल्लंघन हुए हैं या फिर इनकर्शंस हुए हैं उनका सही जवाब दिया है और ये स्थिति बरकरार रहेगी? इनकर्शन नहीं हुए, फायरिंग हुई है। इनकर्शन वर्ड का मतलब ऐसा है कि कोई आके उधर बैठ जाए, तो इनकर्शन नहीं हुए। लेकिन जो नॉर्मली बॉर्डर क्रॉस होती है, क्योंकि डिमार्केटेड चाइना बॉर्डर पे डिमार्केटेड लाइन है, परसेप्शन रहता है, और बॉर्डर पे कोई जाके यहाँ बॉर्डर है तो यहाँ जाके चौकी नहीं लगाता। जी। चौकी ऑलवेज 2-3 किलोमीटर पीछे रहती है, और बाद में पेट्रोलिंग रहता है। वहाँ की जगह भी ऐसी है, टेम्परेचर ऐसा है, टेरेन ऐसा है कि हर दिन पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। वहाँ तो पाकिस्तान बॉर्डर पे, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे तार का कुंपण है पूरे इसका बार्ब्ड वायर का, ऐसा कुंपण वहाँ कंपाउंड नहीं है। तो हर एक चीज़ परसेप्शन पे चलती है। जब हम लोगों को लगता है कि चाइना के साइड में से उनका ट्रूप हमारे एरिया में आ गए, तो हम लोग उनको पीछे जाने को कहते हैं और वो जाते हैं। सो चाइना बॉर्डर पे ये इनकर्शन नहीं, लेकिन ऐसी तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। इट्स नॉट इवन मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रांसग्रेशन इज द करेक्ट वर्ड हो जाती है, लेकिन वो ट्रांसग्रेशन परमानेंट नेचर की नहीं होती है जब बताया जाता है, और इस बरस उसका नंबर नीचे आया है। ओके, एक जो तमाम फोर्सेस के बहुत करीब सवाल है, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला तो कर लिया गया है कि इसे लाया जाएगा, बट लागू कब होगा, कोई तारीख तय हुई है? मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, 1 रैंक 1 पेंशन पिछले 15-20 साल
सालों से पॉलिटिशियंस का एक सबसे अच्छा एश्योरेंस रहा है जो किसी ने पूरा नहीं किया था। हमारे सरकार ने भी उसकी इलेक्शन में उसका मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ है। नहीं, हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने नहीं, हम लोगों ने आश्वासन दिया था। पिछले बरस जो बजट सेशन हुआ था उसमें उसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन मैं उसके साथ एक भी और चीज़ बोलता हूँ, 1 रैंक 1 पेंशन मतलब एग्जैक्टली क्या, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन थी। तो मैंने पहले 3-4 महीने में इसका कई वेटरन से, कई लोगों से इसकी इंफॉर्मेशन ले ली और बाद में हम लोगों ने एक उसका व्हाट यू विल कॉल मेमो बनाया है, पूरा फॉर्मेट बनाया है जिससे 1 रैंक 1 पेंशन देना पॉसिबल हो गया है अभी। लेकिन गवर्नमेंट्स वो ओवरनाइट नहीं होती है, गवर्नमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट रहती है। बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आ गया तो वो भी चेक करना पड़ा हमको, वो सब चेक किया है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, दिन तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी नज़दीक समय आया है, लेकिन 20 बरस 15 बरस अगर पेशेंटली वेट किया है तो थोड़े दिन ये सुनने में आ रहा था कि सरकार जब 1 साल पूरा कर लेगी तब वो कोशिश है, अभी भी है। लेकिन जो जब तक प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा 100% तब तक मैं उसकी घोषणा करने में ये गारंटी, डेट की गारंटी नहीं दूंगा। चलिए, लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ करीबन काफ़ी हद तक उसका काम हुआ है और थोड़ा पेशेंस रखिए। थोड़ा कई लोगों का पेशेंस थोड़ा कम हो गया है, सोशल मीडिया पे वो एक दूसरे को कुछ कुछ कहते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। इतना दिन पेशेंस लिया है तो और थोड़ा वेट कीजिए, मुझे लगता है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि इस बात को आगे और बढ़ाने की नहीं, ये जो द फ्रूट ऑफ वेट विल बी स्वीट, दैट मच आई कैन। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप DD न्यूज़ की स्टूडियो आए, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।